29 ऑफ मार्च 1989 जापान की टोक्यो पुलिस किसी 19 इयर्स ओल्ड लड़की के रेप एंड किडनैपिंग के केस में 4 लड़कों को इंट्रोगेट कर रही थी। वो चारों लड़के ये तो एक्सेप्ट कर रहे थे कि उन्होंने किसी लड़की के साथ गलत किया है, बट जो डिटेल वो लड़के दे रहे थे वो पुलिस वालों के पास इंफॉर्मेशन से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। फिर टोक्यो पुलिस ने उन चारों को अलग अलग बिठाकर उनसे इंफॉर्मेशन ली। जैसा टोक्यो पुलिस ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उन चारों का स्टेटमेंट सेम निकला। इसका मतलब है कि वो चारों लड़के सच बोल रहे थे, बट जिस केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले कर रहे थे उस केस के बारे में नहीं, बल्कि किसी और ही केस के बारे में। फिर पुलिस वालों ने सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया। अब पुलिस वालों को यह पता चलता है कि उन्होंने किसी लड़की को मारकर उसे किसी ड्रम में डालकर उसके अंदर कंक्रीट जमा कर वकासु नाम के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे डंप कर दिया है। तो अब पुलिस वाले वहां पर जाते हैं और वहां पर उस ड्रम को सर्च करते हैं। पुलिस को वहां पर एक ड्रम मिलता है जिसके अंदर लड़की की जमी हुई लाश मिलती है। उस लाश को ड्रम से निकालने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आती है तब पुलिस वालों को यह पता चलता है कि उस लड़की की मौत की वजह ट्रॉमेटिक शॉक था। उस लड़की को मारने से पहले काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। उस लड़की की ब्रेस्ट के अंदर छोटी छोटी सुइयां मिली, यानी नीडल्स उसके ब्रेस्ट के अंदर ऐसे ही फंसे हुए मिले थे। एंड यही नहीं, उसके रेक्टल कैविटी के अंदर बोतल के छोटे छोटे पार्ट्स भी मिले, एंड वो पार्ट्स प्लास्टिक के थे। मरने से पहले वो लड़की प्रेग्नेंट थी एंड उसका फेस बहुत बुरी तरीके से डैमेज था, जिससे उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे तैसे फॉरेंसिक टीम ने उसकी फिंगरप्रिंट से उस लड़की की आइडेंटिटी का पता लगा लिया। उस दिन उस जगह पर ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड डिस्टर्बिंग केस का खुलासा हुआ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मिंट्रेक्स। इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केस ऑफ जंकू फुरुदा। इस केस की शुरुआत जापान के मिनाटो नाम के शहर से होती है, जहां पर 17 साल की जंको फुरुता अपने पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर के साथ रहा करती थी। वो वहां के याशिमिना में हाई स्कूल में पढ़ाई किया करती थी और उसके साथ साथ एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। जंकू काफी ज्यादा गुड लुकिंग थी एंड उसके साथ साथ वो एकेडमिक्स में भी काफी ज्यादा अच्छी थी। एंड इसी वजह से जंकू ना चाहते हुए भी अपने स्कूल के सारे लड़कों को अट्रैक्ट कर लेती थी। जंकू अपने स्कूल के लड़कों के लिए एक ड्रीम गर्ल से कम नहीं थी। उसी स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप था जिन्होंने स्कूल तो ड्रॉप कर लिया था, लेकिन वो अक्सर स्कूल आया करते थे ताकि वो दूसरे स्टूडेंट्स को बुली कर सके। एंड उन लड़कों का लिंक वहाँ के लोकल गैंगस्टर्स के साथ था, एंड इसी वजह से वहाँ के स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड आसपास के लोग उनसे डरा करते थे। उस ग्रुप में 18 ईयर ओल्ड हिरोशी मियानो, 17 ईयर ओल्ड जो ओगुरा, 16 ईयर ओल्ड शिंज मिनाटो एंड 17 ईयर ओल्ड याशुची वातानाबे नाम के लड़के थे। इनमें से हिरोशी मियानो को जंकू बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी एंड एक दिन वो जंकू को प्रपोज करता है, लेकिन जंकू उसे रिजेक्ट कर देती है। एंड हिरोशी मियानो को ये रिजेक्शन सहन नहीं हुआ और इसी बात का गुस्सा उसके मन में था। 25 ऑफ नवंबर 1988 जंको अपने पार्ट टाइम जॉब को खत्म करके साइकिल से घर जा रही थी। उसी रास्ते पे हिरोशी मियानो एंड शिंज मिनाटो घूम रहे थे। उन्होंने जंको को अकेले जाते हुए स्पॉट कर लिया एंड बदला लेने के लिए हिरोशी मियानो ने शिंज मिनाटो को यह कह दिया कि उसकी साइकिल को गिरा दो, मैं उसकी हेल्प करने के बहाने उससे बातचीत शुरू कर दूंगा। एज पर ऑर्डर शिंज मिनाटो उसकी साइकिल को लात मार देता है एंड जंको नीचे गिर जाती है। उसी टाइम पर हिरोशी मियानो उसे हेल्प ऑफर करता है। हिरोशी मियानो जंको के स्कूल में पढ़ता था एंड जंको उसे जानती थी, इसलिए जंको ने उनसे हेल्प ले ली। वो जंकू को घर छोड़ने के बहाने अदाची के एक होटल में ले जाता है। वहां पर जाकर वो जंकू को धमकी देता है कि अगर वो किसी को बुलाने की कोशिश करेगी या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वो अपने गैंग मेंबर्स को कहकर उसके पेरेंट्स को मरवा देगा। ये सुनकर जंकू चुप हो जाती है एंड उस रात वो जंकू के साथ काफी ज्यादा गलत काम करता है। जब हिरोशी का मन भर जाता है तब वो अपने तीनों फ्रेंड्स को बुलाता है ताकि वो जंकू के साथ गलत कर सके। इसके बाद वो जंकू को ऐसे ही छोड़ने वाले थे, बट सडनली उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर उन्होंने जंकू को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो पुलिस एंड अपने पेरेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देगी। इसीलिए वे लोग जंकू को शिंजी मिनाटो के घर ले जाते हैं। शिंजी मिनाटो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि जंकू उसकी गर्लफ्रेंड है एंड अब से वो उन्हीं के साथ रहेगी। शिंजी के पेरेंट्स को ये पता था कि जंकू उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो फिर भी चुप थे क्योंकि वे खुद शिंजी के जो गैंगस्टर लिंक्स थे उससे डरे हुए थे। इसलिए शिंजी जो करता था उसे वो करने देते थे एंड उसे बिल्कुल भी मना नहीं करते थे। 25 ऑफ नवंबर 1988 से लेकर 4 जनवरी 1989 तक टोटल 44 डेज तक जंकू को उन्होंने टॉर्चर किया था। स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते वो लोग जंकू का यूज अपने फिजिकली एंड सेक्सुअल नीड को फुलफिल करने के लिए करते थे। जब उनका मन भर जाता तब वो अपने दोस्तों और अपने दूर तक के दोस्तों को इन्वाइट करते थे ताकि वो जंकू के साथ गलत कर सके। 100 से भी ज्यादा लड़कों ने जंकू के साथ रेप
किया था। जंकू के मिसिंग होने के 3 दिन बाद उसके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। पता नहीं कैसे, लेकिन उन लड़कों को इस रिपोर्ट के बारे में पता चल गया था। तब वे जबरदस्ती जंकू से अपने पेरेंट्स को कॉल लगवाते हैं एंड जंकू को ये बोलने के लिए फोर्स करते हैं कि वो किसी लड़के के साथ भाग कर आई है। अब वो उस लड़के के साथ खुश है और उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। इसीलिए जंकू के पेरेंट्स ने जो मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसे विड्रॉ कर लेते हैं एंड अब पुलिस वाले भी उस केस में कुछ नहीं कर पाते हैं। हर रोज जंकू को टॉर्चर करने के लिए वे नए नए तरीके ढूंढते थे एंड उसे ट्राई भी करते थे, जैसे कि उसे हमेशा नेकेड रखना, उसे अपने सामने मास्टर बीट करने के लिए फोर्स करना एंड उसके जेनिटल्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना, जैसे कि हॉट बल्ब, आयरन रोड, बोतल, बॉल्स एंड मैनी मोर थिंग। एंड कभी कभार तो कुछ चीजें उसके जेनिटल्स में अटक भी जाती थी और ये लोग उसे रिमूव भी नहीं करते थे। जब पुलिस वालों को जंकू की बॉडी मिली थी तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला था कि जंकू की बॉडी के अंदर प्लास्टिक की बोतल्स थी। इसी से तुम लोग पता लगा सकते हो कि जंकू को वो किस लेवल पर टॉर्चर करते थे। दिसंबर के महीने में जंकू वहां से भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। भागने की कोशिश करने पर वे लोग उसे पनिश करते हैं। पनिश के तौर पर वे लोग डंबल्स को लेके ऊपर से जंकू के घुटनों पर गिराते थे। अब आप लोग इमेजिन करो कि हैवी डंबल ऊपर से किसी के नीज पर गिरता है तो उसकी क्या हालत हो सकती है। उसके नीज पर डंबल गिरने से उसका पैर टूट गया था एंड वो चल भी नहीं पा रही थी। जब उसे वॉशरूम जाना होता था तब वो रेंगते हुए जाती थी एंड रेंगते हुए ही बाहर आती थी। जंकू थक चुकी थी। वो लोग उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे कि वो हर रोज उन लड़कों से ये भीख मांगती थी कि वो उसे मार दे। इतना ही नहीं, वो उसके बॉडी पर गर्मा गर्म वैक्स भी गिराया करते थे एंड लाइटर फ्यूल का यूज करके वो उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जलाया करते थे। वो लड़के जंकू को ढंग से खाना भी नहीं देते थे। वो उसे उसके ही यूरिन पीने के लिए फोर्स करते थे। अगर वो मना करती तो वो लोग उसे पंचिंग बैग की तरह यूज करते थे। प्रॉपर खाना न मिलने की वजह से उसका इम्यून सिस्टम खराब हो गया था। अब उसके गाँव नहीं भर रहे थे, वो गाँव ऐसे ही थे, उसके अंदर से फ्लूइड गिर रहा था। अब उन लड़कों को जंकू को देखकर घिन आने लगी थी, क्योंकि जंकू का जो कंडीशन था वो पहले जैसा नहीं रहा। अब वो काफी बुरी दिख रही थी। बुरी मतलब उसके बॉडी से ब्लड गिर रहा था, उसके बॉडी से बॉडी फ्लूइड्स गिर रहे थे एंड उसका चेहरा काफी बुरी तरीके से डैमेज था। देखते ही डर लगता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे टॉर्चर करते थे। वो जंकू को अभी भी नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने जंकू के लेफ्ट साइड के निप्पल्स को फोर्सेबल प्लायर से रिमूव कर दिया था। जस्ट इमेजिन हाउ पेनफुल इट इज। हमने जो मूवीज में भी नहीं देखा था वो उसके साथ रियल में हो रहा था। ऐसी चीजों को हमें इमेजिन करने से ही डर लगता है, लेकिन ये चीजें उसके साथ रियल में हो रही थी। एंड द डेट ऑफ 4 जनवरी 1989, उस दिन हिरोशी मियानो अपने सारे पैसे गैम्बलिंग में हार जाता है एंड इस चीज का भी गुस्सा वो जंकू पर निकालता है। अंटिल शी डाइड। 5 जनवरी 1989 को सुबह का 10 बजे जंकू अपनी आखिरी सांस लेती है। क्राइम पकड़ा ना जाए इसलिए उन्होंने जंकू को एक 55 गैलन ड्रम के अंदर डाला एंड उसे कंक्रीट से फिल कर दिया एंड उसके अगले ही दिन रात 8 बजे उन्होंने वकासु नाम की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उस ड्रम को डंप कर दिया। हिरोशी मियानो को 20 साल की इम्प्रिजनमेंट, जो ओकुरा को 10 साल की इम्प्रिजनमेंट, शिंजी मिनाटो को 9 साल की एंड याशुची वातानाबे को 7 साल की सजा होती है। एंड कंपनसेशन के तौर पर हिरोशी मियानो के पेरेंट्स को जंकू के पेरेंट्स को $8,100 पे करने पड़े। एंड इस तरह ह्यूमन हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल एंड डिस्टर्बिंग केस को बंद कर दिया जाता है। इस केस के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पर मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में पिन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। बाय बाय।